नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ऑफ द फ्री इंडिया या प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया भी आप कह सकते हैं, जिसको कि उर्दू में कहते थे अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद, शॉर्ट फॉर्म आज़ाद हिंद। दोस्तों, ये एक तरह की इंडियन प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसको कि जापानीज के द्वारा ऑक्यूपाइड सिंगापुर में बनाया गया था, क्योंकि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान ने लगभग एशिया के बहुत सारे पार्ट पर कब्जा कर लिया था, उनमें सिंगापुर भी आता था। ठीक है। और जब जापान ने सिंगापुर पे कब्जा किया था तो बहुत सारे भारतीय वॉर प्रिजनर को जापान ने अपने साथ जोड़ लिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जापानीज़ जानते थे कि अंग्रेज़ उनके खिलाफ लड़ रहे हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और अंग्रेज़ भारतीयों को भी दुश्मन गए। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, ये जो आज़ाद हिंद की गवर्नमेंट थी, ये जापानीज़ के द्वारा ऑक्यूपाइड सिंगापुर में बनाई गई थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। और ये अक्टूबर 1943 में बनाई गई थी। और इस पूरी की पूरी सरकार को कौन सपोर्ट करता था? इस पूरी की पूरी सरकार को सपोर्ट करता था एम्पायर ऑफ जापान। इट वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट ओरिजिनेटिंग द 1940s आउटसाइड इंडिया विद द पर्पस ऑफ अलाइंग विद द एक्सेस पावर टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। क्योंकि आपको पता है कि 1940 के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1939 टू 1945, तो भारत के कई सारे लीडर्स ने सोचा, लाइक सुभाष चंद्र बोस और भी कई सारे रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने सोचा कि भाई यही एक मौका है, अंग्रेज़ कमज़ोर पड़ रहे हैं। ठीक है। हम कहते हैं ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, ये हो सकता है। तो ये एक मुहिम चलाई गई कि अब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ इस मौके का फ़ायदा उठाना है और उन्हें भारत से मारकर बाहर निकालना है। It was established by Indian nationalists in exile during the latter part of the Second World War in Singapore with monetary, military and political assistance from Imperial Japan। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1940 में सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह आपका जर्मनी गए, हिटलर से मिले। हिटलर से उन्हें बहुत अधिक सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद ये सिंगापुर आए। ठीक है। रशिया के सबमरीन वगैरह को इस्तेमाल करते हुए सिंगापुर आए। ठीक है। और दोस्तों, इन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई। ये जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी, ये उस दौर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया के जितने भी नेशनलिस्ट एग्जाइल में थे, मतलब इंडिया के बाहर थे, उन लोगों ने मिलकर बनाई। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? क्योंकि सरकार है तो सपोर्ट की ज़रूरत यही है, क्योंकि भारतीयों के पास तो इतना पैसा था नहीं। इनको सपोर्ट कर रहा था एम्पायर ऑफ जापान, क्योंकि जापान का भी मकसद एक ही था, अंग्रेज़ों को हराओ। भारतीयों का मकसद भी एक ही था, अंग्रेज़ों को बाहर निकालो। दोनों के दुश्मन एक। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इस गवर्नमेंट को बनाया। वो उसके हेड ऑफ ये इसके लीडर कहलाए और यही इसके हेड ऑफ द स्टेट थे। मतलब जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी तरह आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के हेड ऑफ द स्टेट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और याद रखिएगा, इनकी खुद की करेंसी थी, खुद का कोड था, खुद का सिविल कोड था। और ये बहुत सारे कहते हैं ना कि एंड इन आइज ऑफ सम इंडियंस इट एग्जिस्टेंस गिव अ ग्रेटर लेजिटिमेसी टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये बहुत सारे भारतीयों के कांटेक्ट में भी थे, बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी करते थे कि आइए हम मिलकर लड़ेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है। और ये मानते थे कि जो भी तरीका अपनाना पड़े अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए, सब लेजिटिमेट है, क्योंकि अंग्रेज़ खुद में एक इलेजिटिमेट है। और याद रखिएगा दोस्तों, जापान ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाने की परमिशन दी, सपोर्ट किया। इसके साथ साथ जापान के द्वारा जो ऑक्यूपाई अंडमान एंड निकोबार था, वो भी सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, 1943 में। ठीक है। तो मतलब कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी सिंगापुर में, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार पर भी अब वो रूल करते थे, क्योंकि जापानीज़ ने अंडमान एंड निकोबार भी उन्हें गिफ्ट कर दिया था, उसकी अथॉरिटी उन्हें दे दी थी। इसीलिए अंडमान एंड निकोबार को शहीद द्वीप भी कहा जाता है। Immediately after the formation of the provisional government, Free India declared war against the Allied forces on the Indo-Burma front। और जैसे ही ये सरकार बनती है
सुभाष चंद्र बोस की जो फ्री इंडिया थी, जिसको इंडियन आर्मी कहते हैं, उन्होंने जापानीज़ आर्मी के साथ मिलकर इंडो बर्मा फ्रंट पे वॉर घोषित कर दिया, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है सबका एक ही मकसद था, अंग्रेज़ों को बाहर निकालो। ठीक है। इट्स आर्मी द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको कि आज़ाद हिंद फौज कहते थे, वेंट इनटू एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द एलाइड फोर्सेस एज अ पार्ट ऑफ द इंपीरियल जापानीज आर्मी इन द इम्फाल कोहिमा सेक्टर। और इम्फाल कोहिमा सेक्टर में इंडियन नेशनल आर्मी प्लस इंपीरियल जापानीज आर्मी ये मिलकर अटैक करती है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऊपर। ठीक है। और पहली बार ऐसा होता है कि दोनों साइड इंडियन है। क्यों? इंडियन नेशनल आर्मी में तो इंडियन गए ही हैं जो वॉर प्रिजनर थे मलय में, जो बाद में इंडियन नेशनल आर्मी बने। ठीक है। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में तो कई सारे इंडियन सर्व करते ही थे। ठीक है। तो जैसा कि हुआ, जैसा कि डिसाइड किया गया था, इंडियन नेशनल आर्मी ने जापान की इंपीरियल जापानीज आर्मी के साथ मिलकर अटैक किया ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऊपर, अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ने के लिए। और पहली बार जो पहली लड़ाई इंडियन नेशनल आर्मी ने लड़ी वो थी आपका बैटल ऑफ इम्फाल अंडर द कमांड ऑफ द जापानीज 15th आर्मी। इन्होंने ब्रिटिश की डिफेंस फोर्सेस को हराते हुए ये आगे बढ़े कोहिमा में। ठीक है। रीचिंग द सैलियंट ऑफ द मोइरांग बिफोर सफरिंग अ कैटास्ट्रोफिक डिफीट एज द एलाइड फोर्सेस गिल्ड एंड एलाइड एयर डोमिनेंस एंड comprised supply line forces both the Japanese and the INA to retreat। जैसे ही ये इंडियन नेशनल आर्मी जापानीज़ 15 आर्मी के कमांडेंट में आगे बढ़ रही थी, इन्होंने ब्रिटिश के फोर्सेस को कोहिमा में हराया। जैसे ही ये मोइरांग पहुँचे, वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि कहानी पूरी तरह बदल गई। ब्रिटिश के पास प्रॉपर एयर सपोर्ट आ गया और ब्रिटिशर्स के एयर सपोर्ट ने कहीं ना कहीं इस आर्मी की प्रोग्रेस को रोक दिया। ठीक है। और जापान की जो सप्लाई लाइन थी उसको कट कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा कि वॉर में अगर सप्लाई लाइन नहीं है ना तो आप कभी भी वॉर नहीं जीत सकते। जैसे कि 1971 के वॉर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन काट दी थी, जब इंडियन नेवी ने पूरा का पूरा कराची बंदरगाह उड़ा दिया था ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत। और आपको जैसा कि पता भी है कि कुछ ही दिनों बाद अमेरिका इस युद्ध में कूदा। अमेरिका ने जापान के 2 सिटी हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया। जापान ने हार मान ली और जापान के हार मानते ही अंग्रेज़ों ने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज़ और क्या बोलते हैं अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों ने पकड़ना शुरू किया इंडियन नेशनल आर्मी के बंदों को, क्योंकि उनका मानना था कि ये भारतीय थे और इन्होंने अपने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाया, इन्होंने गद्दारी की। और कई सारे पकड़ा गए, कई सारे भाग गए। उसके बाद रेड फोर्ट पे आपका ट्रायल चला था, क्योंकि आपको पता है कि 1943 तक सुभाष चंद्र बोस एक्सपायर कर गए थे, ऐसा लोग बोलते हैं। प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी, मगर अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। तो जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की खबर आती है या मृत्यु की खबर आती है, वैसे ही ये इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट पूरी तरह वैकेंट पड़ जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ वॉर, फॉरेन अफेयर्स, सब कुछ सुभाष चंद्र बोस थे। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को कौन लीड कर रही थी? कैप्टन लक्ष्मी, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था। कैप्टन लक्ष्मी, इसीलिए आपका इंडियन आर्मी में एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी है। तो जो कैप्टन लक्ष्मी थी वो इस इंडियन नेशनल आर्मी की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की लीडर थी। ठीक है। ऐसे अय्यर ये पब्लिसिटी और प्रोपोगंडा विंग के हेड थे और रास बिहारी बोस ये सुप्रीम एडवाइज़र थे। और रास बिहारी बोस भी दोस्तों 1940 तक एक्सपायर कर गए। 1943 तक सुभाष चंद्र बोस का आता पता नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल आर्मी वीक पड़ गई। देन देयर आफ्टर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, क्योंकि जापान को 2 शहरों पर जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराए तो इधर ब्रिटिश जीत गए और आगे की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो 1945 में एक्सिस फोर्स हारी, सुभाष चंद्र बोस 1943 में एक्सपायर कर गए और उसके साथ ही ये जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई, क्योंकि
जापान का सिंगापुर से जो कब्ज़ा था वो ख़त्म हो गया। हाँ, अंडमान एंड निकोबार तो स्टिल माना जाता है कि जापान ने गिफ्ट किया था सुभाष चंद्र बोस को, मगर सिंगापुर आज़ाद हो गया। और जब वो आज़ाद हो गया और जब कोई लीडर ही नहीं रहा, जब लीडरशिप वैक्यूम आ गई, तो ये कहानी ख़त्म हो गई। अब जल्दी ही मैं रेड फोर्ट ट्रायल पर भी वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी के कई सारे ऑफिसर्स को अंग्रेज़ पकड़ के लाए थे, ठीक है, उन पर ट्रायल चला था, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज़ाद हिंद गवर्नमेंट समझ में आई होगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर।